हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। सभी को हमारा सप्रेम नमस्कार। मैं अनुपम गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम्स लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील आपसे कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, आपको ये क्लासेस कुछ ऐड ऑन कर रही हैं आपकी तैयारी में, तो आप चैनल को विजिट करें, व्यू करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि निरंतर आपके लिए बेहतरीन कंटेंट हम लोग यहाँ पर अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे लगातार। तो जैसा हम लोग अपनी इस सीरीज में डिस्कस कर रहे थे छत्रपति शिवाजी के बारे में, और हमने पिछले 3-4 लेक्चर्स में ये देखा था कि कैसे छत्रपति शिवाजी का उद्भव हुआ, छत्रपति शिवाजी के जन्म से पहले की क्या स्थितियां थी, उनके जन्म के समय क्या क्या स्थितियां थी, कैसे उनका धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, और फिर कैसे समय के साथ हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी एक हैंदवी स्वराज का सपना लेकर, एक पूरा कंसेप्ट लेकर अपने एक इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम को इस्टेब्लिश करने के लिए संघर्षरत रहेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो उनका एक तरीके से 1670s के बाद का टाइम पीरियड है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या परिस्थितियां रही, क्योंकि लास्ट क्लास में हम वहां तक देख चुके थे। हमने शुरुआत की थी फर्स्ट सैक ऑफ सूरत से, उसके बाद फिर जो पुरंदर की स्थितियां बनी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर उन्हें फेस करनी पड़ी छत्रपति शिवाजी को। उसके बाद उनका आगरा जाना हुआ, फिर एस्केप फ्रॉम आगरा हमने देखा, और कैसे उसके बाद आकर उन्होंने अपनी चीजों को वापस से रीऑर्गेनाइज करके एक भयंकर लूट मारी 1670 में सूरत में दोबारा से। और ये क्यों किया जा रहा था? क्योंकि मुगलों को इकोनॉमिकली उन्हें तोड़ना था। सबसे बड़ा एजेंडा यही था कि औरंगजेब जो है उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाई जाए, है ना। तो अलग अलग जो उनकी मिलिट्री कैंपेन्स हैं, उसके बाद की क्या स्थितियां रही, कोरोनेशन कैसे, उनका राज्याभिषेक किन स्थितियों में हुआ, राज्याभिषेक से जुड़ी हुई क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रीवियस क्लास का एक छोटा सा मैं आउटलुक दे देता हूँ। शाहिस्ता खां एपिसोड हमने पढ़ा था कि कैसे 1660 से 64 के बीच औरंगजेब ने अपने सबसे योग्य सेनापति अपने मामा शाहिस्ता खां को दक्कन में अपॉइंट किया था, और कैसे उसने शिवाजी को एक तरीके से जो आसपास का पूरा क्षेत्र था वहां की जनता का मनोबल तोड़ा, उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए, उन्हें टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट और एक्सप्लॉइट किया। और फिर फाइनली छत्रपति शिवाजी ने ऑन 5 अप्रैल 1663 शाहिस्ता खां के ऊपर अटैक किया लाल महल में, जहां उसने अपना पड़ाव बनाकर रखा हुआ था, और इस पूरे हमले में उसकी 3 उंगलियां काट दी गईं। साथ ही इस पूरी झड़प में उसका बेटा भी मारा गया। शाहिस्ता खां को फाइनली दक्कन छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद आप देखोगे जितना भी नुकसान शाहिस्ता खां ने किया था, जनता को एक्सप्लॉइट करके बहुत सारे टैक्सेस लिए थे, तो सूरत को अटैक किया फिर छत्रपति शिवाजी ने, है ना। इसी को हम फर्स्ट सैक ऑफ सूरत कहते हैं। 5 जनवरी से 13 जनवरी लगभग 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय के लिए अभियान चला था, और कहते हैं इतिहास की सबसे बड़ी लूटों में से एक है। लगभग 1 करोड़ रुपए की क्षति पहुंचाई गई थी छत्रपति शिवाजी और मराठों के द्वारा औरंगजेब को। फिर सीज ऑफ पुरंदर, औरंगजेब सूरत का ये पूरा एपिसोड होने के कारण पूरी तरह से बौखला गया था, और उसने अपने सबसे एबल कमांडर मिर्जा राजा जयसिंह को अपॉइंट किया दक्कन की तरफ। मिर्जा राजा जयसिंह लगभग 40,000 की सेना लेकर, हालांकि सेना का जो नंबर है वो बिल्कुल कहीं भी फिक्स्ड नहीं है बच्चों, ये आप ध्यान रखिएगा। कहीं 30,000 भी मिलता है, कहीं 35,000 भी मिलता है, कहीं 40,000 भी मिलता है। मैं एक अप्रोक्स आपको नंबर लेकर बता रहा हूं यहाँ पे कि लगभग 35-40,000 की सेना लेके मिर्जा राजा जयसिंह ने, आप देखोगे तो, दक्कन पे अटैक किया, और दक्कन में सूरत का जो पुरंदर का जो फोर्ट था, है ना, पुरंदर का जो किला था, सबसे इंपॉर्टेंट किला, उसको चारों तरफ से घेर लिया। 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, और यह बड़ी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी रही मराठास के लिए। शिवाजी के 23 बड़े किले आउट ऑफ 35 एक झटके में ही सीज कर लिए गए। इसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को तलब किया कि भाई आप आगरा पहुंचिए, बादशाह से मिलकर कोई समाधान निकालने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कोई बेहतर समाधान निकल आए। और इसके बाद आप देखेंगे फिर कुछ समय बाद ही सेकंड सैक ऑफ सूरत, मतलब जब वो आगरा जाएंगे छत्रपति शिवाजी 12 मई 1666 को आगरा पहुंचेंगे, और इस समय आप देखोगे औरंगजेब का 50वां जन्मदिन था। उसने भरे दरबार में छत्रपति शिवाजी का अपमान किया, कुछ कहकर नहीं, अपने एक्शन से। छत्रपति शिवाजी को जानबूझकर 5,000 मनसबदारों के बीच में बैठाया गया था। मनसबदारी एक तरह का रैंकिंग सिस्टम है जो मुगलों के यहाँ चलता था, है ना।
तो शिवाजी को जानबूझकर ह्यूमिलिएट किया गया और फिर उन्हें एक तरीके से पॉलिटिकल प्रिजनर बना लिया गया। यहाँ पर शिवाजी आप देखेंगे लगभग 3 महीने तक औरंगजेब की कैद में बने रहे और उसके बाद उन्होंने अपनी एक शानदार स्ट्रेटजी लगाकर 17 अगस्त 1666 को बड़ी ही चतुराई से औरंगजेब की जो कैद थी, राजनीतिक कैद थी, उससे छुटकारा पा लिया, वहां से निकलकर आ गए। इसके बाद हमने देखा कि जब वो लौट कर आए तो क्या हुआ। 1666 में शिवाजी लौट कर तो आ गए और फिर डायरेक्टली जो बड़ा इवेंट हमको होता हुआ दिखाई देता है वो 5 अक्टूबर 1670 को सेकंड सैक ऑफ सूरत, जहां पर लगभग 66 से 70 लाख की लूट एक बार फिर से की थी और मुगलों को, औरंगजेब को आर्थिक रूप से पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आज हम लोग आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या डेवलप हुआ इस समय पर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर हमने देख ली कि 11 जून 1665 को हुई थी, नुकसान हुआ था। जर्नी एंड एस्केप फ्रॉम आगरा, मैंने आपको एक कहानी बता दी थी कि कैसे वो गए थे और फिर वहां से कैसे भाग निकले छत्रपति शिवाजी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1667 से लेके 1669 का जो पीरियड था ये बहुत एसेंशियल पीरियड है। मतलब एक तूफान से आने के पहले का सन्नाटा है ये, है ना। जब 1670 में छत्रपति शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा तो उसके पहले उन्होंने बहुत सारी प्रिपरेशन की। ऐसे ऑल ऑफ अ सडन सूरत पे अटैक नहीं कर दिया गया। ठीक है, शिवाजी के बारे में ये कहा जाता है कि वो भाई युद्ध के मैदान में तो बहुत तीव्र गति से लड़ते ही थे, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल प्लानिंग और डिप्लोमेसी थी वो भी बहुत जबरदस्त थी। और इसीलिए आप देखोगे कि 1667 से 1669 के बीच ये पूरा प्रेप पीरियड रहा छत्रपति शिवाजी का। एकदम सन्नाटा, औरंगजेब भी कंफ्यूज है कि भाई हो क्या रहा है ना, और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इन 2-3 सालों में छत्रपति शिवाजी ने आखिर किया क्या, तो आप देखोगे उन्होंने सबसे पहले तो अपनी आर्मी को रिस्ट्रक्चर किया, है ना। उन्होंने 15 से 20 हजार स्थायी घुड़सवार की सेना जो है उसको मेंटेन किया। देखो उस समय घुड़सवार की सेना मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत कठिन काम था। घोड़े जो हैं भारत में हमेशा से सेना के लिए एक बहुत महंगा खर्चा रहे हैं, है ना। तो सेना को एडवांस में तैयार करके रखना पड़ता था। इसके अलावा 35 से 40 हजार की उन्होंने पैदल सेना संगठित की, है ना, जो उनकी एक तरीके से घोड़े की सेना को इंग्लिश में हम कैवलरी कह सकते हैं। तो 10 से 12-15 हजार तक की कैवलरी स्थायी, और इसके अलावा जो पैदल सेना थी उसमें बहुत सारे लड़ाके भर्ती किए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई अब जो हम किले जीत रहे हैं, जो हमारे पास पहले से किले हैं, क्योंकि किलों से ही सब कुछ डिसाइड होता था, है ना, तो किले जो हमारे पास पहले से हैं वो सारे के सारे किले हमें क्या करने हैं बच्चे, मेंटेन करने हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। क्योंकि किलों से, फोर्ट से ही सब कुछ निर्धारित होता था आपकी कितनी मजबूती है उस एरिया में। तो अभी हमारे पास जितने किले हैं उनका मेंटेनेंस करो, पैसा जोड़ के रखने की कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वहां पर अलग अलग किलों में उन्होंने 2-2, 3-3 कमांडर्स को जो है अलग अलग तरीके से अपॉइंट किया। इसके साथ ही साथ अपने स्पाई सिस्टम को बहुत मजबूत किया। शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत थी है कि उनके गुप्तचर बहुत जबरदस्त फैले हुए थे दक्कन क्षेत्र में, है ना। क्योंकि एक जो वहां की स्थानीय पब्लिक है, जो वहां के लोकल लोग हैं, उनका एक बहुत जबरदस्त ट्रस्ट था शिवाजी के ऊपर। तो शिवाजी तक मुगल दरबार या मुगल कैंप्स की खबरें बहुत आसानी से पहुंच जाती थी एज कंपेयर टू मुगल सेना को मराठों की कोई जानकारी लगे। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि स्पाई सिस्टम शिवाजी ने बहुत ही मजबूती से, आप देखोगे, यहां पर मेंटेन करने का काम किया। इसके साथ ही साथ जनता का भरोसा, भाई जनता का भी क्या है, देखो कि ट्रस्ट जो है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है। छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब ने 3 महीनों के लिए बंधक बना लिया था। जनता जो है वो पूरी तरह से हताश हो गई थी। जनता को कहीं से कहीं तक ये नहीं लग रहा था कि अब शिवाजी बाउंस बैक कर सकते हैं। तो जनता के मन में ये विश्वास दिलाना कि भाई जो हमारी लीडरशिप है वही आपके भविष्य के लिए अच्छी है, ये छत्रपति शिवाजी के जीवन का एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस टाइम पीरियड में। तो जनता का उन्होंने ट्रस्ट जीता, लोगों को भेजा, जनता को समझाइश दी, जनता के बीच में गए, उनके सुख दुख में बैठे, उनके जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें आना जाना बढ़ाया। और फिर आप धीरे धीरे देखोगे कि उनकी जो स्ट्रेटजी है ना वो एक शेप लेने लगेगी। रिकैप्चरिंग ऑफ द फोर्ट्स, जो भी
पुरंदर की ट्रीटी के दौरान इतने सारे किले छूटे उनसे, तो एक एक करके सारे शिवाजी ने किले अपने जो हैं उनको रिकैप्चर करना शुरू किया। और इसकी शुरुआत जो हुई थी बच्चे, आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है, 1670 के साल में तान्हाजी मालुसरे, जो एक मावले थे, छत्रपति शिवाजी के बचपन के दोस्त थे, उनके सबसे विश्वस्त लोगों में से एक थे, उन्होंने अपने बेटे की शादी को टालकर, आप देखोगे, कोंढाना के किले को जीतने का काम किया था। 1670 के साल में ही जब शिवाजी ने अपने फोर्ट्स को रिकैप्चर करने के लिए ये पूरा एक एक्सपेडिशन प्लान किया, तो आप देखोगे कि यहां से वो सारी चीजें एक तरफ से निकल पड़ेंगी। कोंढाना को ही क्यों चुना? क्योंकि कोंढाना की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी। पूना वाला जो पूरा एरिया है, पुणे से लगा हुआ जो पूरा क्षेत्र है, उसके आसपास के जो दुर्ग हैं, उनकी सिक्योरिटी का सेंटर पॉइंट हुआ करता था कोंढाना, है ना। तो फिर एक बार कोंढाना को जैसे जीत लिया, तो वो मुगलों के लिए मनोबल, मानसिक तौर पर एक बहुत बड़ी जीत हुई। ठीक है, तो ये हम इसके बारे में अभी बात करेंगे, कोंढाना फोर्ट के बारे में। फिर स्ट्राइकिंग मुगल इकोनॉमी, जैसा मैंने आपको बताया कि सेकेंड सैक ऑफ सूरत जो 1670 के साल में ही की गई थी, किस उद्देश्य से की गई थी? क्योंकि मुगलों की जो अर्थव्यवस्था है उसको अपने स्तर पर जितनी संभावित चोट पहुंचाई जा सकती है वो पहुंचाना शिवाजी का मेन एजेंडा था। इसके अलावा आप देखेंगे तो स्विफ्ट एंड सडन अटैक्स, गानिमी कावा, यही है जिसको हम गौरिल्ला वॉरफेयर के नाम से जानते हैं, गौरिल्ला वॉरफेयर, है ना। और ये तो शिवाजी के परदादा के टाइम से मराठे करते चले आ रहे थे, उसमें वो बहुत भयंकर तरीके से एक्सपर्टीज रखते थे। फिर कीप पब्लिक ऑन देयर साइड, जैसा मैंने आपको बताया, ये शिवाजी की स्ट्रेटजी के कोर प्रिंसिपल्स थे, है ना। सडन अटैक्स होने चाहिए, बिजली की रफ्तार से अटैक होने चाहिए, दुश्मन जो है बिल्कुल अंदाजा भी ना लगा पाए कि इस दिशा से हमला हो सकता है, उसी दिशा से हमला करो, जो उसे सबसे सुरक्षित दिशा लगती है, जहां उसका सबसे कम ध्यान है, उसी तरफ से अटैक करो, ताकि दुश्मन भी जो है वो हक्का बक्का भौचक्का रह जाए, उसके पास भी कोई जरिया ना बचे चीजों को करने का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 1670 के साल में आप देखोगे सबसे पहली चीज जो आपको होती हुई दिखाई दे रही है, 3 फरवरी, मतलब साल शुरू ही हुआ है, रिकैप्चर्ड कोंढाना फोर्ट, कोंढाना के किले को यहां पर आप देखोगे। कोंढाना का किला इतना मतलब महत्वपूर्ण अभियान रहा है छत्रपति शिवाजी के, आप एक तरीके से देखोगे बाउंसिंग बैक के लिए, उनके रीस्टैब्लिशमेंट के लिए उस एरिया में, कि कहा नहीं जा सकता उसका महत्व कितना है। आप समझिए, इस बात को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर हालांकि मूवी भी बन चुकी है, तान्हाजी मालुसरे, है ना, आपने सुना होगा, अजय देवगन ने वो मूवी बनाई है। और ठीक है, फैक्चुअली तो उतना ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि आप उस मूवी से रिलेट करें, हालांकि क्योंकि उसमें एक कहते हैं ना, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे बहुत ज्यादा लिबर्टी ले ली जाती है कई बार, और थोड़ा सा कैरेक्टर्स को काफी क्या कर दिया जाता है, ग्लोरीफाई और हीरोइक दिखा दिया जाता है। रियल लाइफ में वैसा नहीं होता कि आप 50 लोगों से एक साथ भिड़ गए, लड़ गए। लेकिन हाँ, तान्हाजी मालुसरे का ऐसा मामला था कि छत्रपति शिवाजी के सबसे विश्वस्त लोगों में से एक थे वो, और उनके बेटे की शादी इस समय पर हो रही थी जब शिवाजी के पास ये पूरी योजना पहुंची कि कोंढाना के किले पर अटैक करने का सही समय है। तो शिवाजी ने पूरा प्रयास किया कि वो तान्हाजी मालुसरे को डिस्टर्ब ना करें, लेकिन जब तान्हाजी मालुसरे को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने कहा कि बेटे की शादी तो होती रहेगी भाई, इतना महत्वपूर्ण थोड़ा इवेंट है ये कि अब बहुत आवश्यक चीज है, इसको तो पोस्टपोन भी किया जा सकता है, कोंढाना जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, मराठा अस्मिता को बचाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर तान्हाजी मालुसरे इस पूरे एक्सपेडिशन को लीड करेंगे। कोंढाना एक ऐसी विचित्र टोपोग्राफी में बना हुआ किला था जिसको भेद पाना अपने आप में बड़ा मुश्किल था, और यहाँ पे औरंगजेब ने अपने एक राजपूत सिपह सलार को अपॉइंट किया था, उदय भान राठौर, बहुत ही खतरनाक आदमी, है ना। इसका जो डिस्क्रिप्शन मिलता है कि मतलब थोड़ा सा तुनक मिजाजी एटीट्यूड का आदमी था, और हाईली आप देखोगे डिसिप्लिन्ड आदमी था, इसको खुद भी अनुशासन बहुत ज्यादा पसंद था, और युद्ध कौशल में बहुत ही ज्यादा निपुण था। इसको क्यों औरंगजेब ने अपॉइंट किया था? क्योंकि ये खुद गौरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रखता था और दक्कन के टेरेन को बहुत गहराई से समझता था। तो ये एकदम समझ रहे हो, नेक टू नेक फाइट होने वाली थी। सिर्फ 300 मावलों को लेकर तानाजी मालुसरे किले को जीतने निकले थे, है ना। और यहाँ पर एक एनिमल का भी बहुत महत्वपूर्ण जिक्र आता है ना, जिसे हम गौह या
क्या बोलते हैं, घोड़पोरा बोलते हैं शायद साउथ के उसमें, मतलब एक तरीके का लिजर्ड होता है वो, है ना, बड़ा सा। हमारे बुंदेलखंड साइड में तो जो नाम चलता है वो चलता गोह, या और भी उसको कुछ बोलते हैं, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ उसका एग्जैक्टली नाम, बट गोह मुझे याद है ना। मॉनिटर लिजर्ड, हाँ इंग्लिश में मुझे एग्जैक्ट याद है, मॉनिटर लिजर्ड, है ना। तो यहाँ पर एक जगवंती नाम की मॉनिटर लिजर्ड का भी उल्लेख मिलता है, जिसके सहारे तानाजी मालुसरे एकदम 90 डिग्री खड़ी चट्टान पर चढ़कर गए थे, है ना। और जगवंती ने 5 प्रयासों के बाद छठे प्रयास में सफलतापूर्वक तानाजी मालुसरे को उस चट्टान में चढ़ने में सफल बनाया था। 20-25 मराठे जो हैं वो जाकर कोंढाना के किले में चढ़ाई संपन्न करते हैं, और उसके बाद आप देखोगे जो मेन किले का दरवाजा है उसे खोल देते हैं, जहां से बाकी की मराठा सेना एंटर करती है, और अचानक कोंढाना के किले में हड़कंप मच जाता है ना। इन्हीं दृश्यों को पिक्चर में बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी लेकर दिखाया गया है। तानाजी मालुसरे जब इस युद्ध में संघर्षरत रहते हैं तो उनकी बहुत दुर्गति इस बात के कारण हो जाती है, क्योंकि बताते हैं युद्ध के दौरान जब उदयभान से उनका फेस टू फेस युद्ध चल रहा था तो उनकी ढाल टूट गई थी, और ढाल टूट जाने के कारण तानाजी मालुसरे ने बचा हुआ पूरा युद्ध अपने बाएं हाथ से प्रहारों को रोकते हुए लड़ा था, जिससे उनका पूरा हाथ क्षतिग्रस्त हो गया था। ओवर एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण तानाजी मालुसरे की डेथ हो गई थी, और फिर यहीं पर रोल आया था उनके छोटे भाई सूर्याजी मालुसरे का। सूर्याजी मालुसरे ने देखा कि भैया जो हैं वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, और जो मराठा सेना है उसका मनोबल लगातार क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, मराठे कई सारे मावले जो हैं वो किले से उतर उतर कर भागने का प्रयास करने लगेंगे। तब फिर कमांड जो है सूर्याजी मालुसरे अपने हाथ में लेंगे, और जिन रस्सियों के सहारे मराठे उस किले में चढ़कर आए थे उन्हें छुड़वा कर फिकवा देंगे, पीछे के सारे दरवाजे बंद करवा देंगे, और आप देखोगे इस तरीके से सूर्याजी मालुसरे अचानक पूरे अभियान को लीड करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जैसे ही कोंढाना एक बार जीत लिया जाएगा, जैसे मैंने बोला बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी फोर्ट की, सेंटर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पुणे, पुणे और उसके आसपास के जो किले थे उनकी एक तरीके से सिक्योरिटी का क्या था, ये सेंटर था। इसके अलावा आप देखोगे उदयभान और सूर्याजी मालुसरे वाला फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया। लगातार इस किले को जीतने के बाद पुरंदर के किले को वापस जीता गया, माहुली के किले को जीता गया, लोहागढ़ फोर्ट अभी रिसेंटली बड़ा चर्चा में था केतन चेतन सिया के कारण, कल्याण जो है फोर्ट, है ना, ये सारे किले एक एक करके सारे जीते। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आप समझिए लड़ाई किसके खिलाफ हो रही है, और स्ट्रेटजी कितनी जबरदस्त है शिवाजी की, क्योंकि इसी समय आप देखोगे मुगलों के ऊपर, औरंगजेब के ऊपर अफगानिस्तान से रिबेलियंस होने लग गए थे। अफगानिस्तान मतलब नॉर्थ वेस्ट में औरंगजेब जब पूरी तरह से उलझा हुआ है, उस टाइम पीरियड का पूरी तरह से फायदा उठाने का काम किया किसने, छत्रपति शिवाजी ने। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि शिवाजी वापस से अपनी वॉर काउंसिल मतलब युद्ध परिषद का पुनर्गठन करेंगे एक बार, और उसमें अलग अलग कमांडर्स जो हैं वो निकल कर आएंगे। शिवाजी के लिए हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण और सेंट्रल भूमिका में रहे व्यक्ति मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले, इन्हें पहला गैर राजनीतिक पेशवा भी माना जाता है, आप ध्यान रखना, है ना। इन्हीं के बेटे थे नीलकंठ महाराज, जो औपचारिक रूप से पहले गैर राजनीतिक पेशवा हुए थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी के टाइम पर मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले जो हैं ये उनके सबसे विश्वस्त और खास लोगों में से एक हुआ करते थे, जिन्हें फाइनेंस और प्लानिंग की पूरी जिम्मेदारी सौंपी शिवाजी ने। फिर प्रताप राव गुर्जर, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है ना शिवाजी की आर्मी का। इन्होंने घुड़सेना को, कैवलरी को पूरी तरह से संभालने का काम किया। इसके साथ ही अन्नाजी दत्तो का भी नाम आता है, जो कि प्रशासन और रसद का काम देखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन और सप्लाई का काम देखते थे। नीलोपंत मोरेश्वर पिंगले का भी नाम आपको याद रखना है, जो समन्वय देखते थे, प्रशासन का कोऑर्डिनेशन देखते थे पूरी तरीके से। इसके साथ ही साथ सूर्याजी मालुसरे जो प्रमुख सेनापति थे, कमांडर इन चीफ थे, तानाजी के छोटे भाई, इनका भी आपको नाम अच्छी तरीके से याद रखना है। तो ये कुछ लोग हैं जो शिवाजी की वॉर काउंसिल के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थे। और भी लोग थे बट सबके नाम याद नहीं किए जा सकते हैं बेटा, परीक्षा में अभी सबके नाम नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बट आप इनके नाम जरूर याद रखना, है ना। देखो एग्जाम में ऐसे तो आप देखोगे जीएस जो है वो अथाह है, अनंत है ना, उसकी कोई था ही नहीं है।
लेकिन हाँ, एग्जाम रेलेवेंस के हिसाब से अगर हमें चीजें देखनी पड़े तो फिर हमें सब कुछ कवर करना होता है ना, जो जरूरी होता है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं आपके लिए, ये हो गया, ठीक है, तो अब ये पूरा विजिबल होगा। इसके बाद 1772 में आप देखोगे भाई, सूरत को तो लूट लिया, अच्छा खासा पैसा मिल गया, उन्होंने अपने जो किले थे उनको भी वापस से मेंटेनेंस में डाल दिया, किलों को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाने लगा। 1672 में आप देखोगे औरंगजेब ट्राइड टू चेंज हिज अप्रोच टूवर्ड्स दक्कन। अब औरंगजेब ने दक्कन की तरफ अपनी जो अप्रोच है उसको बदलने का काम शुरू किया है ना, कि भाई अब मैं किस तरीके से चीजों को डील करूंगा वो मुझे देखना है। तो उसने क्या किया, दक्कन में अपने कमांडर्स को वापस से रीअपॉइंट करना शुरू किया, बेहतर और योग्य लोगों को अपॉइंट करना शुरू किया। लेकिन आपसी गुटबाजी के कारण मुगल सेना में वो चीज स्थापित हो नहीं पा रही थी जो औरंगजेब करना चाहता था। इसके साथ ही साथ आप एक बात और याद रखो कि बीजापुर जो लोकल लेवल पे मराठों के लिए, शिवाजी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती देता था, उसका भी जो राजा था आदिल शाह, अली आदिल शाह सेकंड, उसकी डेथ हो गई थी। अली आदिल शाह सेकंड की क्या हो गई थी, यहां पर आप देखोगे तो डेथ हो गई थी। परफेक्ट टाइम टू टेक एडवांटेज ऑफ बीजापुर वीकनेस। और यहां पर छत्रपति शिवाजी को पता चल गया था कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर बीजापुर के ऊपर सटीक तरीके से दबाव बनाया जा सकता है, उसकी टेरिटरीज पे दबाव बनाया जा सकता है। और ऐसा बिल्कुल उन्होंने 1672 के साल में करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो और भी क्षेत्र हैं, सह्याद्री से लगे हुए कोंकण के क्षेत्र हैं, जहां शिवाजी की कमांड थोड़ी बहुत लूज हुई थी, उनको वापस से शार्पन करना। दक्षिणी महाराष्ट्र के आज के प्रेजेंट डे जो सदर्न महाराष्ट्र है, उनके एरियाज में अपनी पावर को वापस से रीस्टैब्लिश करना, ये सारे काम छत्रपति शिवाजी के द्वारा किए जा रहे थे। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है, सदर्न महाराष्ट्र पे कंट्रोल रखने के लिए जो शिवाजी ने सबसे बड़ी चीज अचीव की थी, 1672 में उन्होंने पन्हाला के दुर्ग को जीत लिया था, पन्हाला फोर्ट को जीत लिया था। आगे हम देखें तो कोरोनेशन छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक से हमेशा यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हो, बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये सारे की पॉइंट्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं, है ना। देखो, अपने आप में छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हो जाना, हालांकि मैं शुरुआत से ही उन्हें छत्रपति कह रहा हूं क्योंकि मेरे मन में, हृदय में उनके प्रति बहुत ज्यादा सम्मान है, लेकिन अगर औपचारिक रूप से आप देखो तो शिवाजी के नाम के आगे छत्रपति जो लगा, ये 1674 में ही लगा पहली बार, ठीक है, जब उनका राज्याभिषेक किया गया। इस समय तक शिवाजी पूरे दक्कन क्षेत्र के अंदर लगभग 240 किलों को जीत चुके थे। सबसे बड़ा अचीवमेंट यह था कि उनके अंडर में 240 किले आ गए थे और 240 किलों का मालिकाना हक रखने के बाद अब वो उस स्थिति में थे जहां पर उन्हें एक इंडिपेंडेंट किंगडम को ऑफिशियली डिक्लेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। देखो, क्यों उन्हें राज्याभिषेक कराना पड़ा, ठीक है, उनकी आर्मी थी, उनका एरिया था, उनकी इंडिपेंडेंसी थी, सब कुछ था, लेकिन ऑफिशियल टर्म्स में अभी भी आप देखोगे उन्हें बाकी के जो राजे रजवाड़े हैं एक राजा की तरह ट्रीट नहीं करते थे, उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता था। इसलिए छत्रपति शिवाजी ने हैंदवी स्वराज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने के लिए अपना राज्याभिषेक कराना जरूरी समझा। इट्स नॉट अबाउट कि उन्हें राज्याभिषेक की जरूरत थी, मराठा सोवनिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए ऑफिशियली छत्रपति शिवाजी को राज्याभिषेक कराना आवश्यक था। इसीलिए आप देखोगे जो उनका पहला कोरोनेशन है, डेट भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, 6 जून 1674 6 जून 1674 को उनका पहला राज्याभिषेक हुआ था। किन परिस्थितियों में हुआ था, जरूरी क्यों था, यह तो मैंने आपको बता ही दिया है। ब्राह्मण्स ने क्यों ऑब्जेक्ट किया, देखो, छत्रपति शिवाजी की जाति और उनकी वंश को लेकर ना एक क्लैरिटी नहीं थी लोकल लोगों के बीच में कि वो अपना राज्याभिषेक कराने के लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं, क्योंकि राज्याभिषेक कराने के लिए वैदिक मान्यताओं के हिसाब से आपका क्षत्रिय होना आवश्यक है। हालांकि हमने पुराने समय में देखा है कि कई सारे गैर क्षत्रिय लोगों ने भी शासन किया है, राज्याभिषेक कराया है, राजा की तरह पूरी चीजों को चलाया है, बट अब ऑब्जेक्ट करना है किसी को तो क्या ही कर सकते हो। और लोकल लेवल पे ब्राह्मण्स की बहुत अच्छी खासी पकड़ थी, तो आप देखोगे ब्राह्मण्स ने ऑब्जेक्ट कर दिया भाई, और अब ये बात और भी ज्यादा जरूरी हो गई कि अब तो राज्याभिषेक कराना ही पड़ेगा। इसीलिए छत्रपति शिवाजी ने
दक्कन बेस्ड ही, मतलब मराठा बेस्ड एक बहुत बड़े विद्वान और पंडित जो काशी में सेटल हो गए थे, जिनका नाम गंगा भट्ट था, उन्हें इनवाइट किया कि आप वैदिक पद्धति से आकर राज्याभिषेक करिए मेरा, और यहाँ के जो लोकल लोगों की सेइंग्स हैं या जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में, कम से कम उनका मुंह बंद हो जाए। इसीलिए शिवाजी इनवाइटेड गंगा भट्ट फ्रॉम काशी, स्पेशली गंगा भट्ट को बुलाया गया था। और गंगा भट्ट ने, आप देखोगे, 7 नदियों का पानी इकट्ठा करके छत्रपति शिवाजी के ऊपर कलश रख के उनका राज्याभिषेक कराया था, है ना। गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, है ना, जो भी हमारी 7 सेक्रेट रिवर्स हैं, उनके पानी को मिलाकर और फिर छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन कोइंसिडेंस कह लो, कुछ भी कह लो आप, 6 जून 1674 और 17 जून 1674, 12 दिन का गैप भी नहीं है इसमें, है ना। आप देखोगे लगभग 12 दिन बाद राज्याभिषेक के छत्रपति शिवाजी की माता जी जीजाबाई जी का दुखद निधन हो जाता है, और लोगों के बीच एक नैरेटिव फिर से चलने लगता है कि देखो कितना बड़ा अपशगुन हो गया। भाई, वैदिक पद्धति से छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, सही तरीके से हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इस चीज के ऊपर एक डिबेट चलने लगा। और इसलिए सितंबर आते आते छत्रपति शिवाजी को इन सब बातों, इन सब अफवाहों को एक बार फिर से बंद करने के लिए अपना दूसरा कोरोनेशन कराना पड़ा, 24 सितंबर 1674। अब देखो अंतर क्या है दोनों में, ये वैदिक पद्धति से हुआ था, ये वैदिक पद्धति से हुआ था, वैदिक प्रोसेस से हुआ था। ठीक है, ये वैदिक प्रोसेस से हुआ था। और जो दूसरा है आपको सितंबर वाला जो दिखाई दे रहा है, ये आप देखोगे तांत्रिक प्रोसेस से हुआ था। किससे हुआ था? ये तांत्रिक प्रोसेस से हुआ था, ये, है ना। वैदिक प्रोसेस और तांत्रिक प्रोसेस, ये दोनों आपको याद रखना है। यहां पर जो कराने वाले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? गंगा भट्ट। कराने वाले व्यक्ति, उनका नाम क्या था? गंगा भट्ट। और यहां पर जो कराने वाले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? स्वामी निश्चलानंद। निश्चलानंद, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है कि किसने कोरोनेशन एक्चुअल में कराया था। तो पहला वाला काशी के विद्वान पंडित वैदिक पद्धति से कराकर जाएंगे, जिनका नाम गंगा भट्ट है। दूसरा वाला तांत्रिक पद्धति से होगा, जिनका नाम स्वामी निश्चलानंद है, और ये दक्कन के ही, दक्कन बेस्ड ही एक पुरोहित हुआ करते थे, इन्होंने राज्याभिषेक कराया था। इसके बाद आप देखोगे तो अष्ट प्रधान से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं शिवाजी की। ये एक आप देखोगे मिनिस्टर्स की काउंसिल थी, है ना, जिसमें 8 सुप्रीम मिनिस्टर्स थे और उनके काम बटे हुए थे। जैसे पेशवा, जिसको हम पंत प्रधान भी कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। देखो, ये वो है जो कहते हैं, ये वो है जो इसका मतलब है इंग्लिश में। ठीक है, जैसे पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। दूसरा व्यक्ति कौन है? अष्ट प्रधान है। अष्ट प्रधान में दूसरा पद जो है वो अमात्य मजूमदार का है, जो फिनेंस देखता है, पूरा वित्त कंट्रोल करता है। तीसरा सचिव का है। सचिव तो आप जानते ही हैं, सेक्रेटरी होता है ना। और ये क्या करेगा? सारे रॉयल डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करेगा, जो भी शाही पत्राचार होगा वो देखेगा, और प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। तीसरा जो आदमी है वो कौन है? मंत्री है, जिसे वाक्यानवीस भी कहते हैं। और वाक्यानवीस का काम क्या है? तो कोर्ट को मैनेज करता है, जो भी राज दरबार की डेली की प्रोसीडिंग्स हैं उनका रिकॉर्ड रखता है, राज दरबार की पूरी व्यवस्थाओं को देखता है। पांचवा कौन है भाई? सुमंत है। सुमंत को दबीर भी बोला जाता था, और ये फॉरेन पॉलिसी और ट्रीटीज को देखता था। फॉरेन पॉलिसीज और ट्रीटीज का मतलब यह है, देखो उस समय संधियों का बड़ा महत्व होता था। आस पड़ोस के राज्यों में क्या चल रहा है उसका हिसाब किताब मेंटेन रखना, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता था। फिर सेनापति जो है वो आर्मी को पूरी हैंडल करता था। आर्मी में जो भर्तियां होंगी, आर्मी को जो ट्रेनिंग दी जाएगी, आर्मी में जो घोड़े मंगाए जाएंगे, आर्मी में हथियार खाने में क्या चल रहा है, तलवार, ढाल, ये सब कैसे मेंटेन किया जा रहा है, ये सब सेनापति का काम होता था। न्यायाधीश आप देखोगे जुडिशरी देखता था। हालांकि अल्टीमेट जुडिशियल ऑफिसर कौन हुआ करते थे? छत्रपति ही हुआ करते थे। लेकिन न्यायाधीश की भी जिम्मेदारी थी छत्रपति की एब्सेंस में, या छत्रपति को जहां कहीं भी सलाह की आवश्यकता पड़ रही है तो वहां पर काम करने का जो पूरी जिम्मेदारी है वो कौन उठाएगा? न्यायाधीश। और उसके अलावा रिलीजियस मैटर्स को देखने वाले व्यक्ति को हम
पंडित राव कहा करते थे। ठीक है, अब हम अपने डिस्कशन के लगभग अंतिम पड़ाव में हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे कि कोरोनेशन के बाद आप उनकी डेथ तक के पीरियड को कैसे समाप्त करोगे छत्रपति शिवाजी के। तो आप देखो, कोरोनेशन के ठीक बाद छत्रपति शिवाजी ने कहा कि ठीक है भाई, अब नॉर्दर्न दक्कन एरिया में, वेस्टर्न ईस्टर्न दक्कन एरिया में अपना ठीक ठाक होल्ड है। लेकिन उनके पिताजी शाहजी भोसले की बहुत सारी ऐसी जागीरें थी जो कर्नाटक की तरफ भी लगी हुई थी, और वहां पर कोई भी उनका कंट्रोल उस समय तक नहीं था। अब शिवाजी के मन में यह था कि मुझे साउथ महाराष्ट्र और नॉर्थ कर्नाटका में अपना होल्ड मजबूत करना होगा, और शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के बाद खास तौर पे आप देखोगे सदर्न एरिया को बहुत ज्यादा फोकस किया। हालांकि इसकी शुरुआत उनके राज्याभिषेक से पहले ही उन्होंने कर दी थी, जब उन्होंने पन्हाला फोर्ट को जीता, कोंकण एरिया में अपनी जो होल्ड है उसे मजबूत किया, और अब धीरे धीरे आप देखोगे क्लियर हो गया था कि छत्रपति शिवाजी कैसे साउथ की तरफ अपने अभियानों को बढ़ा रहे हैं, है ना। इसी क्रम में आप देखोगे छत्रपति शिवाजी ने गोलकुंडा के साथ ट्रीटी की, और गोलकुंडा को एक तरीके से अपने साथ लेने की कोशिश की, और गोलकुंडा ने आश्वासन भी दिया, मदद भी की। एक लंबा रास्ता तय करके छत्रपति शिवाजी लगभग 8 महीनों का अभियान चलाएंगे, गोलकुंडा से जाकर मिलेंगे, गोलकुंडा का जो वहां की कुतुबशाही थी उससे संधि करेंगे, एक परमानेंट संधि करेंगे। वो घुड़सेना देगा, पैदल सेना देगा, शिवाजी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, गोलकुंडा बीजापुर का दुश्मन है, राइट। फिर इसी मदद से शिवाजी साउथ में जिंजी फोर्ट जीतेंगे। जिंजी फोर्ट इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता था साउथ में, आगे चल के छत्रपति शिवाजी की पटरानी से जो बेटे थे राजा राम, मतलब संभाजी के बाद जो गद्दी में आएंगे, वो अपनी कैपिटल जिंजी को बनाएंगे, और जिंजी उनके लिए इतनी हेल्पफुल रहेगी, औरंगजेब जैसे शासक से संघर्ष करने में इतनी मददगार सिद्ध होगी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। ठीक है, तो जिंजी फोर्ट यहाँ पे छत्रपति शिवाजी ने जीता। फिर यहीं से आगे जब वो बढ़े तो उनके सौतेले भाई व्यंकोजी, जिन्हें एकोजी भी कहते हैं, जो तंजावुर में मराठा साम्राज्य को स्थापित करके बैठे थे, उनके साथ शिवाजी का एक कन्फ्लिक्ट होकर आप देखोगे निकल कर आएगा यहाँ पर। हालांकि अंत में आप देखोगे दोनों के बीच एक संधि हो जाएगी और दोनों एरियाज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन व्यंको जी के साथ उनका जो संघर्ष है वो काफी चर्चित है। उनके स्टेप ब्रदर थे वो, है ना, मैंने आपको बताया भी था कि जो तुकाबाई मोहिते थी, मतलब छत्रपति शिवाजी की सौतेली माँ, है ना, उनके पिताजी ने 2 शादियां की थी, तो उनके जो बेटे थे व्यंको जी, उन्होंने साउथ में मराठा साम्राज्य को स्टैब्लिश किया था और तंजावुर को अपनी कैपिटल बनाया था, है ना। यहीं पे मैंने आपको बताया भी था कि शिवाजी के एक और भैया थे, उनके सगे बड़े भैया संभाजी, है ना, जिनको षड्यंत्र करके मार दिया गया था कनकगिरी एक्सपेडिशन के दौरान। पिछली क्लासेस को जरूर एक बार आप देख लेना। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि शिवाजी के बारे में अगर आपने इस पूरी क्लासेस को समाप्त कर लिया और एक अच्छे व्यवस्थित नोट्स बना लिए, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपको कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है। ये जो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं। कहीं से कहीं तक एग्जाम में इसके बाहर तो कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। फिर यहीं से शिवाजी ने इस बात के महत्व को भी समझा कि भाई नौसेना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, मतलब हमारी जो नेवल फोर्सेस हैं आगे चल के, क्योंकि यूरोपियंस इंडिया में आ चुके हैं, डचिस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, पोर्चुगीज का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, ब्रिटिशर्स का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। तो शिवाजी पहले वो व्यक्ति हैं मेडिवल टाइम्स में जिन्होंने अपनी नौसेना को गठित किया। आज भी आप इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर के बाहर जाओगे तो आपको प्रॉपर छत्रपति शिवाजी का स्टैचू लगा हुआ मिलेगा, बिकॉज ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन नेवी। तो उन्होंने इस महत्व को, कितनी दूरदर्शिता रखते थे वो, कि उन्होंने अपनी नौसेना स्थापित कर ली थी, नेवल आर्मी स्थापित कर ली थी। शिवाजी के अंतिम दिनों में एक बहुत बड़ा कष्ट रहा उनके बेटे के साथ, उनका कन्फ्लिक्ट संभाजी से बहुत ज्यादा नहीं बनती थी। दरअसल संभाजी का जो डिस्क्रिप्शन कहा है इतिहासकारों ने, उसमें यह पता चलता है कि संभाजी अपने शुरुआती अवस्था में, मतलब जब छत्रपति शिवाजी के बिल्कुल जीवन के अंतिम दिन चल रहे हैं, किसने देखा था, बहुत कम उम्र में खत्म भी हो गए थे वो, सिर्फ 53 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। तो कन्फ्लिक्ट उनका संभाजी के साथ हुआ और संभाजी से वो इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने संभाजी को फिर फाइनली आप देखोगे जेल में भेजने का फैसला किया। जब छत्रपति शिवाजी की डेथ हुई ऑन 3 अप्रैल 1680,
तब संभाजी जेल में ही थे। कई लोग ये पूछते हैं कि सर क्यों हुई डेथ, तो कॉलेरा के कारण डेथ हुई थी छत्रपति शिवाजी की, ये आप जरूर याद रखना है ना। छत्रपति शिवाजी की जो डेथ है कॉलेरा के कारण हुई थी। बहुत लंबे समय तक वे बीमार रहे, फीवर रहा उन्हें, और उसके बाद मात्र 53 वर्ष की आयु में उनकी डेथ हो गई, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का एक मैंने आपको ओवरव्यू देने की कोशिश की है। इंग्लिश में मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बना रखे थे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने पर्याप्त बोल दिया है, जो बोल दिया है उसी के नोट्स बना लो, आप सारी डेट्स वगैरह देख लो। शिवाजी के लिए इससे ज्यादा आपको कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे शिवाजी के जो टैक्सेस वगैरह हैं, है ना, मराठा ने जो टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए थे वो जरूर आपको पता होने चाहिए। चौथ और सरदेशमुखी, है ना, चौथ और सरदेशमुखी, ये दो मराठा टैक्सेस हमेशा याद रखना, इनसे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, है ना। चौथ जैसा नाम से ही पता चलता है 25%, एक चौथाई चौथ हो जाता है, और सरदेशमुखी मतलब 1/10, मतलब 10% टैक्स, है ना। तो टैक्सेस में आप ये दो चीजें देख लो, चौथ और सरदेशमुखी। बोथ ऑफ दीज टैक्सेस वर सिक्योरिटी टैक्सेस, मतलब मराठा जो हैं सुरक्षा के लिए कर लिया करते थे। एक राज्य को दूसरे राज्यों से बचाने के लिए चौथ लिया जाता था। और अगर आप चाहते हो मराठे आप पे अटैक ना करें, भाई करेंगे ना, आपसे ताकतवर हैं तो क्यों ना करें अटैक, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मराठे आप पर अटैक ना करें तो फिर आपको सरदेशमुखी देना पड़ेगा, है ना, 10% जो है वो देना पड़ेगा यहाँ पर टैक्स। क्लियर है कि नहीं? तो यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए टैक्सेस के बारे में भी। सो दिस इज ऑल अबाउट मराठा, है ना। इसको अच्छे से आप देख लेना, नोट्स बना लेना। उम्मीद करता हूं आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। हम आगे भी आएंगे, दूसरे टॉपिक्स के साथ आएंगे। इन वीडियोस की मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, तो वो प्लेलिस्ट से आप ये क्लास एक साथ कर सकते हो। और क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमारे इस प्रयास को अप्रिशिएट करिए, हमारा भी मनोबल बढ़ता है, ठीक है। सो ऑन दिस वेरी नोट आज के लिए इतना ही। आई विल टेक योर लीव। दिस इज अनुपम गर्ग साइनिंग ऑफ। जय हिंद।